सो लास्ट क्लास अपने स्टार्ट किए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, दैट इज इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स और इसके डेफिनेशंस जरूर याद रखिए। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि स्टॉक इन ट्रेड की बात करता है। दूसरा था आपका वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज आपका इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। और तीसरा था आपका इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज, यानी कुछ भी ऐसा जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे अपने, और वैसा कोई भी मतलब गुड्स और सप्लाई जो अपने स्टोर करके रखे हैं उसे भी अपने इन्वेंट्री में ऐड करेंगे। ये था आपका डेफिनेशन। फिर वैल्यूएशन प्रिंसिपल आता है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल बहुत सिंपल है कि इन्वेंट्री जो फिनिश गुड्स है या स्टॉक इन ट्रेड है, दैट इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस निकालते समय हमें ध्यान रखना है कि परचेस प्राइस ऑफ मटेरियल लेना है। परचेस प्राइस ऑफ मटेरियल बोले तो आप उसके अंदर में सारा बात ले लिए, जो रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट है वो भी, प्लस उसके ऊपर जो कैरेज इनवर्ड लगा, टैक्सेस लगा, ड्यूटी लगा, वो सारा ऐड कर लिए। और उसके बाद आपने कोई भी तरह का सब्सिडीज या ड्यूटी ड्रॉबैक्स, ड्यूटी विड्रॉल हो गया तो वो माइनस करोगे, दैट इज द परचेस कॉस्ट। फिर वेजेस कॉस्ट, फिर आपको कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन यानी ओवरहेड कॉस्ट ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है आपका वेरिएबल ओवरहेड, दूसरा होता है फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड शुड बी एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस मतलब कंडीशंस नहीं डालना है। बट फिक्स्ड ओवरहेड जो होता है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको प्रिंसिपल ध्यान रखना है कि दिस इज टू बी एब्जॉर्ब्ड on normal capacity if the production factory operate at full capacity or below the full capacity. But if it is operating above the normal capacity, then in that case the actual overhead absorption rate should be taken. यानी आपको नंबर्स वाइज ध्यान रखना चाहिए, जब भी रिवीजन करें नंबर भी खुद से बोल लिया करो कि नंबर्स वाइज हमें ध्यान रखना है कि मेरे मशीन का कैपेसिटी 1 लाख है, मेरा खर्चा 2 लाख रुपए है, तो मैं 2 रुपया पर रेट लूंगा। कब तक? यदि मेरा प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट है या 1 लाख से कमती है। लेकिन यदि मेरा 1 लाख यूनिट से ज्यादा हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ द ओवर टाइम वर्किंग, देन इन दैट केस यदि हम ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो उस केस में हम एक्चुअल रेट लेंगे। और जिसका लॉजिक यही था, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट यानी कि जो खर्चा हुआ ही नहीं है उसे अपने एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हैं। इसके बाद अपना वैल्यूएशन प्रिंसिपल में नेक्स्ट आया था आपका जो हमें कॉस्ट को इग्नोर करना है। अच्छा, और एक बात था कि नॉर्मल लॉसेस विल बी द पार्ट ऑफ योर मटेरियल कॉस्ट, बट एबनॉर्मल लॉसेस शुड बी इग्नोर्ड। एबनॉर्मल लॉसेस को अपने कॉस्ट का कंसेप्ट नहीं लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस का जो भी वैल्यूएशन होगा दैट विल बी रिटन ऑफ थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसे पीएनएल में आप राइट ऑफ करोगे। फिर उसके बाद हम लोग बात किए थे कि हम लोग कुछ कॉस्ट है जिसे एक्सक्लूड कर देते हैं, जिसे नहीं लेते हैं, जैसे गोडाउन रेंट नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं लेते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को भी नहीं लेते हैं। हाउएवर देयर वर सर्टेन एक्सेप्शनल सिचुएशंस वेयर द आपका इंटरेस्ट कॉस्ट एंड द गोडाउन रेंट मे बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, लाइक इन केस ऑफ वाइन फैक्ट्री में अपने जब एज वाइन बनाते हैं तो उस केस में वी हैव टू पे द गोडाउन रेंट। और कोई स्पेसिफिकली अपने कोई प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को फंडिंग कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उसी के लिए अपने लोन लिए हैं, तो इन दैट केस इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी एडेड विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट है ओवरहेड कॉस्ट की बात करें, ये हमने बता दिया, वेरिएबल फिक्स्ड बता दिया। एनआरवी का मतलब मैंने बताया था कि यदि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि प्रेजेंट कंडीशंस में नहीं बिक सकता है, ठीक है ना, तो जैसे ये माउस है, माउस का एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये इस कंडीशंस में तो नहीं बिक सकता है मार्केट में, तो इसे पैक करना पड़ेगा। इसके लिए पैकेजिंग या और भी चीज हो सकता है कि माउस के अंदर में अभी भी ये बटन्स वगैरह लगने बाकी हैं, तो यदि ये बटन्स लगाने बाकी है तो इन दैट केस उसका भी कॉस्ट अपने मार्केट प्राइस से, ये जो खर्चा हम इसमें इनकर्ड करेंगे इन ऑर्डर टू मेक इट फिट फॉर सेल, तो वो भी माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसका मार्केट प्राइस है से 500 रुपए और इसके ऊपर 150 रुपये खर्चा लगना बाकी है, तो 500 माइनस 150 350 हुआ। और फिर आपको इसके ऊपर कमीशन देना पड़ जाएगा, तो कमीशन भी माइनस किया मैंने, से कमीशन का अमाउंट है से 20 रुपीज, वो भी माइनस कर दिया, तो 330 विल बी द एनआरवी ऑफ दिस माउस। जो कंडीशन में था उस कंडीशन में एनआरवी उसका 330 है। जब ये रेडी हो जाएगा तब तो एनआरवी इसका आपका है ही है ना, कितना 500 लेस कमीशन, तो उस केस में एनआरवी अलग होगा। तो यदि कोई गुड्स सेमी फिनिश्ड है तो उस केस में या नियर टू वो फिनिश्ड गुड्स के करीब में है, यानी कि 90% कंप्लीट हो गया है, तो आपको उसका एनआरवी कैसे निकलेगा कि जो उसका मार्केट प्राइस है फिनिश गुड्स का लेस
10% और कंप्लीट करने में जो कॉस्ट आएगा वो भी माइनस करो और लेस करना पड़ेगा। यदि जो एग्जीक्यूट होने पे कुछ कमीशन हमें देना पड़ता है तो वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज टू बी डिडक्टेड इन ऑर्डर टू गेट द एनआरवी। फिर हमने बताया था कि जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा दैट इज टू बी डन ऑन आइटम वाइज आइटम, ऐसा नहीं करेंगे कि दिस इज टू बी अप्लाइड ऑन ग्लोबल बेसिस, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच, आपको मना करता है। फिर हम लोग उसके बाद सम्स करना शुरू कर दिए थे। फिर हम लोग ये भी बात किए थे कॉस्ट फार्मूला, तो कॉस्ट फार्मूला में फीफो है जो बचपन में किए हैं, और कॉस्टिंग में आपने यहाँ पे मटेरियल चैप्टर में पढ़ा होगा। आप लोग मटेरियल चैप्टर कॉस्टिंग में पढ़े हैं? प्रिया पढ़ी हो मटेरियल? yes, ध्यान है, फीफो लिफो ये सब पढ़े हैं आप लोग? सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ये सब किए हैं उसमें? yes, वेरी गुड। तो उसमें दो तरह का आपको कॉस्टिंग में बता दूं, दो तरह का सम्स उस चैप्टर से आ जाता है। एक लेवल ऑफ स्टॉक भी होता है जो आप पढ़े होंगे, उसमें रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी जिसको ईओक्यू बोलते हैं। फिर आपका उसके अंदर में मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल ऑफ द स्टॉक, ये सब भी आता है। दो तरह का सम्स होता है मटेरियल चैप्टर में। और एक होता है जिसमें कि आप, एक और होता है जहां पर अपने कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है ना, तो वो ईओक्यू के बेस पर अपने करते हैं। तो वो आपका यहाँ पर अपने कोई कॉस्ट फॉर्मूला डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल सा। यहाँ पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में यही बात बोला हुआ कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, मतलब वैल्यू वाइज। उसके बाद आपका वेटेड एवरेज है। फिर अपने ये भी बात किए थे कि यहाँ के लिए पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, यानी कि जो बड़े बड़े मॉल है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में वो लोग डील करते हैं, तो वहां पर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है, तो वो लोग एक एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज सभी प्रोडक्ट पर रखकर वो ट्रेडिंग करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वहां पर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे, वो एवरेज रेट जो सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री फ्रॉम देयर डिडक्ट करेंगे, जो आपका लेस करेंगे जो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन है, एवरेज प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली आपका जो आ जाएगा वो कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री आ जाएगा। ये हम लोग किए थे। फिर रॉ मटेरियल्स का वैल्यूएशन टुवर्ड्स एंड करके गए थे। रॉ मटेरियल्स का वैल्यूएशन मैंने क्या बताया था कि यदि रॉ मटेरियल्स है फिर प्रोसेस करके अपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो बोलते हैं रॉ मटेरियल्स का वैल्यूएशन विल डिपेंड्स अपॉन व्हाट। फिर से सुन लीजिएगा क्योंकि इसमें हो सकता है कंफ्यूजन हो। रॉ मटेरियल्स का वैल्यूएशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। बोलते हैं कि यदि फिनिश गुड्स का कॉस्ट एन एनआरवी, तो यदि फिनिश गुड्स का एनआरवी इज हायर देन कॉस्ट, तब आपका रॉ मटेरियल्स का वैल्यूएशन कॉस्ट पर होगा। बट यदि फिनिश गुड्स का एनआरवी इज लोअर देन कॉस्ट, तो उस केस में रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्लियर है ये वाला बात? तो ये आपका था रॉ मटेरियल्स का वैल्यूएशन। हाँ पूछो ना डाउट। सर अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा हो गया ओरिजिनल कॉस्ट से, तब भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे क्या? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि मान लो कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज व्हाट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को यदि मैं एक वर्ड से चेंज करूं तो आपको आंसर आपको अपने आप मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन मैं पहले रिपीट कर दूं। बच्चा ये पूछ रहा है कि यदि replacement cost is higher than the cost of raw materials, cost of raw materials, तो क्या करेंगे उस केस में? तो यदि रिप्लेसमेंट कॉस्ट हायर है तब उस केस में आपका रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज नथिंग बट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका मतलब तो यही है ना कि जब आपने खरीदा था तो 100, जब आप मार्केट में इसे अभी खरीदने जाओगे या बेचोगे तो यू विल गेट 80। तो दिस इज नथिंग बट रियलाइजेबल वैल्यू। यदि मैं बोलूं कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, सो दैट इज नथिंग बट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्योंकि मार्केट में आपका वही चीज अभी 80 में चल रहा है जो कि आपके घर में 100 में आया हुआ है। तो ऑब्वियस है कि यदि ये 100 के बजाय ये बढ़कर 80 के बजाय ये 107 हो जाए, तो नेचुरल है कि दिस प्लस दिस should be compared and cost is lower than its realizable value, तो वैल्यूएशन जो होगा वो कॉस्ट पर होगा। क्लियर है ये? आपका डाउट निकला क्या? हाँ सर ठीक है। और हमने इसके बाद कुछ देखो, जितना भी मैंने पढ़ाया
लास्ट मैंने आपको अभी, मैं घड़ी देख के बता रहा हूँ, 9-10 मिनट्स में ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब है कि अपने ये 10 मिनट्स के लिए 2 आवर्स डिवोट किए थे। रिवीजन ऐसे ही होता है एंड कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। जब अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे ना, तो कोई कोई चीज़ पढ़ने में बहुत टाइम लगता होगा, तो बच्चा गिव अप करता होगा, अरे बहुत टाइम लग रहा, मेरा कैसे होगा, मैं कैसे कोर्स कंप्लीट कर पाऊंगा ऑन टाइम। तो द थिंग इज दैट बेटा घबराओ नहीं, बस करते जाओ। जब आप करते जाओगे तो जब रिवीजन दोगे ना तो वो फटाफट से होगा। और एक चीज़ है, रिवीजन जो है हमें रेगुलर इंटरवल पर देना चाहिए, तो टाइम कम लगता है। यदि बहुत लंबे टाइम के बाद आप रिवीजन दोगे तो ये आपका समय ज़्यादा लेगा। और किसी को कोई पार्ट, मैंने बोला था कि इंस्टीट्यूट आईसीआई का मैट पढ़ना है, तो आप लोगों में से पढ़ा होगा कोई, यदि कोई पोर्शन में डाउट आ रहा हो तो मुझसे पूछे कि मैंने ये चीज़ पढ़ा या ये पार्ट अपना छूट गया। ऐसा कुछ भी पार्ट आपको ध्यान आता हो तो प्लीज़ उसे शेयर करो, या पढ़े नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं पढ़ पाए, टाइम नहीं मिला, नहीं पढ़ पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कर पाए हैं, कर क्या है आप लोग? 1 मिनट से बता रहे हैं। तो जॉइंट प्रोडक्ट को लेके कुछ था। हाँ, अभी मैंने वो कवर नहीं किया, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, मैंने कवर नहीं किया अभी तक। तो दैट मीन्स कि आपने पढ़ा है, ये एक अच्छा बात है, दैट इज गुड न्यूज। कौन पढ़ने वाला है उसको जान लेते एक बार, कौन पढ़ा भाई? प्रथम, वेरी गुड। देखो एक बहुत अच्छा हैबिट होना चाहिए प्रोफेशनल एग्जाम करते समय, कि आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको शायद ज़्यादा समय नहीं लगता। आप पढ़ते तो 15-20 मिनट में, एक एक पेज 5 मिनट में सलट जाएगा, 10 पेज होगा तो 50 मिनट का काम मैंने आपको दिया था हार्डली, ध्यान से पढ़ेंगे तो। लेकिन पढ़ने से आपको कुछ नयापन मिल सकता है, और यदि आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया होगा क्लास में तो वो भी समझ में आ जाएगा, या फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे ये ज्वाइंट प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स का बात किए, अपने वो डिस्कस नहीं किए हैं, सो वी विल डू दैट। अभी हम लोग कर रहे हैं आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17, तो डिस्कस करेंगे। मिस्टर रक्षित गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relating to items forming part of inventory as on 31st March 2019. His factory produces product X using raw materials A. यानी कि प्रोडक्ट X बनता है जिसमें रॉ मटेरियल्स A को यूज किया जाता है, ठीक है ना। 800 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स A परचेज एट 140 पर यूनिट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स A on 31st March 2019 is 190 पर यूनिट। अब आप देख सकते हैं कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो इसका ज्यादा है, ठीक है ना, और इसका परचेज कॉस्ट क्या है, कमती है। तो रॉ मटेरियल्स का वैल्यूएशन किस रेट पर होगा? 800 यूनिट्स का वैल्यूएशन किस पे होना है? तो कॉस्ट पर होगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज नथिंग बट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स। रिमेंबर दिस। तो आप यहाँ पे वैल्यूएशन प्रिंसिपल लगा दो कि कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो इसमें आपको तो पता ही है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट 190 बता रहा है, और आपका जो यहाँ पर है उसका परचेज कॉस्ट 140 है, तो कॉस्ट इज लोअर देन इट्स क्या, रियलाइजेबल वैल्यू, हेंस इट इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट। तो आपका रॉ मटेरियल्स का वैल्यू होगा 800 एट द रेट ऑफ 140। जो रिजल्ट आ रहा होगा वो आपको लिखना है। कितना आया होगा आपका? 1,12,000. 1,12,000, सही है। चलिए नंबर 2 पर आएंगे, सॉल्व करेंगे, अभी डिस्कस कर रहा हूं। 650 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स इन प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, यानी 650 यूनिट्स वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस का कोशिश करते हैं कि दिस इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट, ठीक है, दिस इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट। प्रिंसिपल वही लगता है, कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बट वर्क इन प्रोग्रेस, यदि गुड्स हमारा नियर टू फिनिश गुड्स भी है तो भी वो वर्क इन प्रोग्रेस ही कहलाता है। और यदि हमें ऐसा पता है कि वर्क इन प्रोग्रेस है और इसके ऊपर इतना मैं खर्चा करूंगा तो उस केस में ये फिनिश्ड हो जाएगा। सो इन दैट केस आप क्या करोगे? रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है ना, वर्क इन प्रोग्रेस का आप क्या करोगे? रियलाइजेबल वैल्यू निकालोगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और वो कैसे आएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू? तो जो मार्केट प्राइस होगा उससे लेस करेंगे
जो उस गुड्स को रेडी करने में खर्चा आएगा वो भी, और जो और खर्चा मुझे सेल करने पे लगेगा वो भी माइनस करेंगे, तो उसे एनआरवी बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। एक्स एंड कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 310 रुपया पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट 310 हुआ है अभी तक। These units can be finished next year by incurring additional cost of ₹50 per unit। और 50 रुपये मेरा खर्चा लगेगा, बट इस साल तो ये कंप्लीट होने से रहा, नेक्स्ट ईयर ये रेडी होगा। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले इस वर्क इन प्रोग्रेस का एनआरवी चाहिए, और मेरी आवाज़ से तो कहीं ना कहीं कितना देर सुनोगे, तो दूसरी की आवाज़ सुनते हैं। तो इस पर हमें गाइडेंस कौन करना चाह रहा है वो सुन लेते हैं। तो आयुषी तुम गाइड कर रही हो हमें। सर इसका एनआरवी होगा 350 माइनस 50 350 माइनस 50 बिकॉज मेरे लगेगा कॉस्ट। तो 350 माइनस 50 यदि हम लोग किए तो कितना हो गया, 300 रुपये इज एनआरवी, और हमने कॉस्ट कितना इनकर्ड किया हुआ 310। तो एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, सो यहाँ पर आपका कॉस्ट लोअर है, सो 300 से आपका वैल्यूएशन होगा। एकदम सही है, आपने सही बोला। सर एनआरवी लोअर है ना, कॉस्ट थोड़ी। एनआरवी लोअर है, तो सर एनआरवी पे होगा। हाँ एनआरवी पे होगा ना। 350 माइनस 50 किया तो 300 आया, और कॉस्ट है 310, तो विच एवर इज लोअर पे वैल्यूएशन होगा, लोअर है 300। तो ये 650 यूनिट्स का वैल्यूएशन एट द रेट ऑफ 300 होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पार्ट, 1800 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्स एंड टोटल कॉस्ट इनकर्ड 360 पर यूनिट्स। 360 रुपया इसका कॉस्ट है, मार्केट में इसका प्राइस 350 है, तो इसका वैल्यूएशन क्या रेट से हो जाएगा 350। तो ये आप लोग कर चुके थे। चलिए जो लोग नहीं किए वो मेरे साथ कॉपी करेंगे, और जो लोग कर चुके हैं वो कुछ और कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप सबसे पहले लिखेंगे, एज पर AS2 inventories valuation, inventory should be valued at cost or NRV, whichever is lower। पहला आंसर करने जाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट था रॉ मटेरियल्स का वैल्यूएशन, तो उसके बारे में भी लिखेंगे, और वो लिखने के बाद अपने वैल्यूएशन करके दिखाएंगे। तो रॉ मटेरियल्स शुड बी, raw materials should be valued at cost price, at cost। However, if realizable value of finished goods in which raw materials get incorporated is less than cost of finished goods, then raw materials should be valued। देखो न्यूमेरिकल आंसर फटाफट से एग्जाम में कर दें तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगला तुमको इसी के लिए 4 या 5 मार्क्स अलॉट करता है, तो आपसे वो देखता है कि आप रूल्स कितना लिखते हो। जबकि आंसर आपको पता है
तो थोड़ा आपको बैकग्राउंड तैयार करके आंसर करना है। एएस को ऐसे ही लिखना चाहिए, अदरवाइज एएस में मार्क्स नहीं मिलेगा। आप बोलोगे 5 में 2 क्यों दिया, तो ये रीजन से 2 मार्क्स देगा वो। सो रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है। In the given case, in the above problem, अब रॉ मटेरियल्स का देख लो। above प्रॉब्लम में 800 यूनिट्स का वैल्यू करना है, तो लिखेंगे इन द above प्रॉब्लम रॉ मटेरियल्स वैल्यूड एट व्हाट, देखो ठीक से क्या रेट पे अपने को लेना है, तो 140 पे ही लेना है, बिकॉज उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है, हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 350 है और कॉस्ट है, तो रूल्स क्या कहता है कि यहाँ पर उसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस जो एनआरवी है वो लेस देन उसका कॉस्ट है फिनिश गुड्स का, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो उसके परचेज प्राइस से उसके कॉस्ट से ज़्यादा है, तो फिर भी अपने उसे मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यूएशन नहीं करेंगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज मच मच हायर देन व्हाट इट्स एक्चुअल ओरिजिनल कॉस्ट, इसलिए ये ओरिजिनल कॉस्ट पे ही वैल्यूएशन होगा। अदरवाइज यहाँ पर अपने कंजर्वेटिज्म को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो वो गलत होगा, वो कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे अपने इन द अबव प्रॉब्लम रॉ मटेरियल्स वैल्यूड एट ₹140 पर यूनिट, केजी है या यूनिट्स है, तो यूनिट्स पर यूनिट्स, because replacement cost is higher than original cost, therefore value of raw materials equals to 800 units multiplied by ₹140, ठीक है ना, 1,12,000, 1,12,000। नेक्स्ट आएंगे नंबर 2 पार्ट है, दैट इज इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो 650 यूनिट्स का वैल्यूएशन हमें जो करना है, तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि वर्क इन प्रोग्रेस जो गुड्स है हमारा उसका रियलाइजेबल वैल्यू निल है, बिकॉज हमें तो रियलाइजेबल वैल्यू किसका निकालना चाहिए था, जो अधूरा है उसी अवस्था में उसी कंडीशन में उसका मार्केट प्राइस निकालना चाहिए था। तो हम लोग ये मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि यदि हम वर्क इन प्रोग्रेस जो इनकम्प्लीट गुड्स है उसे मार्केट में बेचेंगे तो वी विल गेट नथिंग, इसीलिए उसे यहाँ पर अपने एज्यूम करेंगे कि इट इज एज्यूम दैट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स इज निल। तो वो अलग से नोट लिख देंगे नीचे में, जब ये वैल्यूएशन कर लेंगे तो आप ये लिखेंगे रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या अनफिनिश्ड गुड्स। ये किस एजम्पशंस पे हो रहा है, वो एजम्पशंस भी यहीं लिख दे रहे हैं, ऑन द एजम्पशन दैट realizable value of unfinished goods is nil। ये एजम्पशन क्यों लेना पड़ा अभी आगे लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर मार्केट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स ले रहे हैं, तो वी आर स्टार्टिंग विथ फिनिश गुड्स, वी आर नॉट स्टार्टिंग विथ
वर्क इन प्रोग्रेस से, अपने रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं ले रहे। जब सम सॉल्व कर रहे हैं तो मार्केट प्राइस ऑफ आप किसका ले रहे हो, ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि है आपका 350। इससे लेस करेंगे अपने जो मुझे गुड्स को मतलब रेडी करने के लिए जो खर्चा लग जाएगा, जो कि लिखा हुआ है 50 रुपीज, और फर्दर कॉस्ट टू बी इनकर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट ईयर इनकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ 50 पर यूनिट। तो 50 रुपए मुझे एडिशनल कॉस्ट टू बी इनकर्ड हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिशनल कॉस्ट टू बी इनकर्ड, और एडिशनल कॉस्ट टू बी इनकर्ड इज इक्वल टू 50 बोला हुआ है, वो मैंने माइनस कर दिया 50, तो रिजल्टिंग फिगर है आपका 300। ये हो गया इसका रियलाइजेबल वैल्यू। अब 300 रियलाइजेबल वैल्यू मिल गया और अपने को उसका कॉस्ट पता है, तो आपका कॉस्ट क्या है, तो वो लिख देंगे कॉस्ट ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स क्या है 310। तो प्रिंसिपल लगाएंगे कि विचएवर इज लोअर, तो वैल्यूएशन होगा आपका 300 रुपीज पर यूनिट से। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज इक्वल्स टू हो जाएगा, टोटल यूनिट्स देख लीजिए जो कि है 650, तो 650 मल्टीप्लाइड बाय 310, आपको रिजल्ट आया होगा कैलकुलेटर में, बोलिए 1,95,000। 195,000। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन हो गया। सर 310 क्यों होगा? सॉरी 300 लोअर, दोनों का लोअर, मैं गलती कर दिया। तो दोनों का लोअर लेना है, 300 से लेना है, तो 300 के रेट से 195 सही है ना। हाँ सर। नेक्स्ट अपने थर्ड नंबर जो है कि फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करेंगे। सो थर्ड नंबर पार्ट में आएंगे, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कर रहे हैं आप, तो फिनिश गुड्स के लिए आपका जो वैल्यूएशन है, रियलाइजेबल वैल्यू अपने को पता है कि उसका 350 है मार्केट प्राइस, तो लिखेंगे सिंस नेट रियलाइजेबल वैल्यू of finished goods, that is rupees 350, is lower than या less than rupees, less than its cost, that is rupees 360. So finished goods should be valued at rupees 350 per unit. Therefore, value of finished goods is equals to total units ले लेंगे, टोटल है 1800 यूनिट्स, तो 1800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 350 पर यूनिट, टोटल कितना 6,30,000। 6,30,000। तो ये हमारा हो गया। इस तरीके से एग्जाम में आंसर करना है। यदि एग्जाम में 5 मार्क्स का आया तो अब बच्चा ये सोचेगा ना कि हम और कम में लिख के निकल जाए, एक पेज तो अपने आप 5 मार्क्स के लिए जाता ही है, तो आप कुछ शॉर्टकट करेंगे तो मार्क्स भी शॉर्टकट होगा, फिर मार्क्स कम आएगा। तो वैसा कुछ भी मत करिए, सारा डिटेल्स डालना पड़ता है, आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के उतना स्पीड बढ़ेगा। अकाउंटिंग के पेपर में मैं एक बात समझा दूं, सिर्फ और सिर्फ स्पीड मैटर करता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं आता है, ये मेरी बात एग्जाम में याद आएगी, मैं नहीं चाहता हूं कि याद आए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस अभी से करना चाहिए। जनरली क्या होता है, लोग स्पीड के ऊपर काम नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं और उन्हें अकाउंटिंग ईजी लगता है। एडवांस अकाउंटिंग में आपको
स्पीड भी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए जितना अकाउंटिंग में चाहिए, लेकिन उसमें आपको लर्न ज़्यादा करना है। एडवांस अकाउंटिंग में 50-50 रहता है, कंसेप्चुअल 50 है और 50 आपको लर्न करना है। बट अकाउंटिंग में तो पूरा ही कंसेप्चुअल है और कंसेप्ट आपका क्लियर है तो चैप्टर आता है, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है ना। नेक्स्ट सम्स पे जाएंगे, अपना जो बचा हुआ है उससे पहले अपने थोड़ा थ्योरी कर लेते हैं, क्योंकि ज्वाइंट प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स हमारा बचा हुआ है डिस्कस करने के लिए। तो अपने हेडिंग डालेंगे ज्वाइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। कॉपी में हेडिंग डालिए ज्वाइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। देखो क्या होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स, पहले ये हमें समझ आना चाहिए, फिर अपने इसे एग्जाम्पल लेंगे और उसे क्लियर करेंगे। पहले ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का मतलब ही हो गया कि 2 प्रोडक्ट्स और मोर देन 1, अपने कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, आर प्रोसेस टुगेदर, ठीक है ना। और जो आउटपुट निकलता है वो मोर देन 1 आउटपुट होता है, तब अपने उसे ज्वाइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। बाई प्रोडक्ट्स होता है कि बेसिकली अपने इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन देयर में बी सम स्क्रैप, ठीक है ना, और उस स्क्रैप को आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो एंड यू विल गेट सम रियलाइजेबल वैल्यू, उसे आप बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं। बाई प्रोडक्ट्स स्क्रैप की तरह होता है, कभी कभी स्क्रैप मतलब स्क्रैप ही होता है बेसिकली। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपनी इसकी बात करें तो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में आपका क्रूड, तो क्रूड जो है ना वो आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का बेस्ट एग्जांपल है। अब क्रूड में से क्या क्या निकलता है ये कौन बता रहा आप लोगों में से, कोई एक जन, एनीवन, क्रूड से क्या क्या निकलता है? पेट्रोल, गैसोलीन, पेट्रोल, कार, गैस, कौन सा गैसोलीन हो गया, गैस? कार हो गया, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। और क्या है? चारकोल, बिट्यूमेन, एसिड, ठीक है। और पैराफिन, वैसलीन, ठीक है, तो बहुत सारा नाम बोल दिया, एकदम सही है। क्रूड के अंदर में, बट जो पॉपुलर है पहले वो मैं आपको बता दूं, जो जनरली क्रूड से निकलता है, एक आपका पेट्रोल, उसी से निकलता है आपका डीजल, उसी से निकलता है आपका केरोसिन, उसी से निकलता है एलपीजी गैस जो नेचुरल गैस बोलते हैं, सीएनजी गैस ये उसी से निकलता है, और चारकोल भी उसी से है, ये कई सारे, सेक्रिन भी उसी से निकलता है। सो यानी ये सब प्रोडक्ट्स मार्केट, इनका मार्केट अवेलेबल है। आखिर आप ज्वाइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स वो है जिनका एस्टैब्लिश्ड मार्केट है, यानी अपने बोल सकते हैं कि इनके लिए बेसिकली एस्टैब्लिश्ड मार्केट अवेलेबल होता है, एस्टैब्लिश्ड मार्केट है। established market is there for joint products। जेपी के लिए आपका established market होता है। अब बाई प्रोडक्ट्स में आए तो क्या बाई प्रोडक्ट्स में established market होता है? तो आंसर है नहीं, आपका इसमें established market जल्दी से नहीं मिलेगा। मतलब होता है, जैसे हम लोग नहीं जानते हैं, मैं लास्ट लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन के बाद मैं गया था जमशेदपुर बाई कार, तो जमशेदपुर में मैं देखा कि लोहे का स्क्रैप का इतना बड़ा बिजनेस है, मतलब उसमें हजारों लोगों का जो मतलब बिजनेस है, हजारों लोग, मोर देन 1000 पीपल आर एंगेज्ड इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। जो टाटा स्टील से स्क्रैप निकलता है उसकी भी ऑक्शन होती है, बट ऑक्शन होने का मतलब है ऑर्गेनाइज मार्केट तो है नहीं, कुछ लोग उस स्क्रैप के बिजनेस में इन्वॉल्व है एंड उसकी बोली लगती है, एंड दैट ऑक्शन डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशंस कैसा है, डिमांड सप्लाई, स्क्रैप को भी फर्दर प्रोसेस करके कुछ प्रोडक्ट बनता होगा, बट टाटा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो टाटा अपने स्क्रैप को सेल कर देता है। अब उसका स्क्रैप कहाँ पे निकलता होगा?
तो टाटा मोटर से भी स्क्रैप निकलता है, टाटा स्टील से भी स्क्रैप निकलता है। जमशेदपुर में ये सभी फैक्ट्री है, और टाटा टीन प्लेट बोल के कंपनी है, वहां से भी स्क्रैप निकलता है। सब सेंट्रली लोकेटेड है जमशेदपुर में। तो टाटा ये सारे मतलब ये जो स्क्रैप है और उसका ऑक्शन किया जाता है, जो कि बेसिकली वहां पे एक जगह हावड़ा बोल के है, वहां पर उसका हब है। ठीक है, मुझे एक और इस बात से, घटना से एक और बात याद आ गई कि कुछ लोग लगभग 200 फैमिलीज किस बात पे जिंदा है पता है? जो गाड़ी जाती है ना स्क्रैप लोड करके, तो वो लोग उस गाड़ी में से जो गाड़ी जब जर्क करती है या गाड़ी रुक जाती है, तो वो लोग थोड़ा सा स्क्रैप उसमें से निकालते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? अल्टीमेटली उनकी जीविका, मैंने लाइवलीहुड इसी के ऊपर डिपेंड है। 200 फैमिलीज केवल स्क्रैप का टुकड़ा जो गिर जाता है ना, जो स्क्रैप बिक जाता है, अब जब वो एक मूवमेंट स्टार्ट करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, उसके ऊपर उनकी लाइफ डिपेंडेंट है। तो ये थोड़ा इधर उधर की बात हो गई। तो बाई प्रोडक्ट्स किसको बोलते हैं? जिनका एस्टैब्लिश मार्केट नहीं है, जिनका एस्टैब्लिश मार्केट नहीं है उसे बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ऐसा कोई एग्जांपल आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो तो आप बताएंगे? देयर इज नो एस्टैब्लिश मार्केट। शुगर के प्रोडक्शन में मोलासेस शायद बाई प्रोडक्ट हो गया। मोलासेस से बेसिकली शुगर में जो मोलासेस होता है उससे अपने बोल सकते हैं कि जो हाई पावर पेट्रोल होता है ना, मतलब हाई क्वालिटी पेट्रोल बनाया जाता है मोलासेस से। मोलासेस से भी मतलब वो भी एक तरह से अपने बोल सकते हैं कि मोलासेस जो है वो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स है। बाई प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, बिकॉज आई हैव नो आइडिया, बहुत डिटेल्स में आइडिया नहीं है कि उसका एस्टैब्लिश मार्केट है कि नहीं है मोलासेस का। तो दैट वुड बी, जो तुम बोल रहे हो वो सही हो सकता है। लेकिन हाँ, मोलासेस क्या होता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आता है, और शुगर केन के अंदर वो मोलासेस भी जो होता है उसका भी यूज है। तो ऐसा नहीं कि उसे फेंक दिया जाता है, हर चीज का यूज है, बस वो डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग उसको जला देते हैं और कुछ लोग उसको फर्दर प्रोसेस करके, आप देखा करो कि किसान जो खेत दिल्ली के आसपास सुनते हो खेत जलाता है, तो बेसिकली वो जो है ना खेत, उसका फैक्ट्री यदि डाल दिया जाए तो सॉफ्ट बोर्ड बन सकता है। बट क्या है, अपने इंडिया में वो सब सिस्टम नहीं है, अभी हम लोग उतना एस्टैब्लिश नहीं है। जला देना अपने ईजी समझते हैं कि भैया अपना ये खेत खाली हो गया, फिर हम नया फसल कर पाएंगे। बट उसके लिए भी सोचा, गवर्नमेंट को सोचना है, बट गवर्नमेंट उतना कुछ सोचती ही नहीं है। सो एनीवे, स्क्रैप जो होता है, जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे जो टाटा में स्टील प्रोडक्ट्स पाइप्स बनता है, तो उसमें कुछ स्क्रैप निकलते हैं। वो स्क्रैप जो है वो आपका बाई प्रोडक्ट्स है, उसका एस्टैब्लिश मार्केट नहीं है। वैसे ही आपका मतलब जो जहाँ पर शूज मैन्युफैक्चरिंग होता है, रबर सोल लिया जाएगा और रबर सोल का कटिंग किया जाता है, तो वो जो साइड वाला पोर्शन होता है ना शूज के अंदर में, जैसे एक डाइस है, ये इतना बड़ा सीट है रबर का, और इसके अंदर में समझ लो कि इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, एक एक कटिंग निकल रहा है, ऐसे आपका इसमें कटिंग निकलता जा रहा है इस तरीके से। तो ये आपका डाइस कट कर दिया, जो ये साइड का बचा ना, अपने उसकी बात कर रहे हैं कि ये जो साइड में बचा है, ये सारे जो है ये आपका स्क्रैप हो गया, ये भी बिक जाता है। रेडीमेड गारमेंट्स में जब अल्टीमेटली अपने क्या करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर में जो कटिंग होता है, तो वो तो बेल्स ऑफ कॉटन होता है, और बेल्स ऑफ कॉटन को क्या करते हैं, फिर एक साथ बिछाकर उसे कटिंग किया जाता है, तो उसमें भी स्क्रैप निकलता है। वो जो स्क्रैप निकलता है वो सॉफ्ट टॉयज वाले लोग खरीदते हैं। वन ऑफ माय स्टूडेंट इसमें इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो मुझे मालूम चला कि वो जो कपड़े का कटिंग होता है वो लोग खरीद के, एक मशीन है, उसे वो क्या करता है कि उसे एकदम पीस देता, और पीसने के बाद अल्टीमेटली वो सॉफ्ट टॉयज के अंदर में फिलअप किया जाता है, मशीन के द्वारा ही आजकल फिलअप होने लग गया। तो दैट मीन्स कि ये जो सॉफ्ट टॉयज का बिजनेस है वो लोग खरीदते हैं ये कपड़े का कटिंग, बट उनका
कोई स्टैब्लिश्ड मार्केट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए 10 किलो तो आप जाकर खोजो, जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये सारा चीज जो है ना, ये स्टैब्लिश्ड नहीं है इनका। तो बाई प्रोडक्ट्स का बेसिकली स्टैब्लिश मार्केट नहीं होता है, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का स्टैब्लिश मार्केट है। आप डीजल का भी रेट देख सकते हैं, पेट्रोल का भी रेट देख सकते हैं, केरोसिन का भी रेट देख सकते हैं, चारकोल का भी रेट देख सकते हैं। ऑल आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो दैट्स व्हाई बाई ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का रेडीमेड मार्केट है, आपका बाई प्रोडक्ट्स का रेडी मार्केट नहीं है। क्लियर है? ये समझ में आया ज्वाइंट प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स? तो लिखेंगे, अब थोड़ा सा लिखने का भी काम कर लें, क्योंकि अपना काम है कि ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का अल्टीमेटली अपने को कॉस्ट निकालना है और बाई प्रोडक्ट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेयर मल्टीपल प्रोडक्ट्स वर प्रोसेस टुगेदर, तो उसे कैसे स्प्लिट करेंगे, क्या रेशियो में स्प्लिट करेंगे, अपना टारगेट वो है। तो लिखेंगे ज्वाइंट प्रोडक्ट्स, हेडिंग डाल देंगे, और लिखेंगे वेयर मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोसेस टुगेदर, then cost, total cost should be apportioned, on the basis of realizable value, on the basis of realizable value of such products at the time of segregation. यानी जिस समय अलग कर रहे हैं, एक स्टेज आता होगा जहां पे कि पेट्रोल, केरोसिन या डीजल, इन सबको अलग करते होंगे। तो जिस स्टेज पर अलग कर रहे हैं, एट दैट स्टेज वी हैव टू नो इसका रियलाइजेबल वैल्यू केरोसिन का क्या है, डीजल का क्या है, पेट्रोल का क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि लास्ट तक वो पेट्रोल इज मोर रिफाइंड फॉर्म ऑफ क्रूड, डीजल उससे थोड़ा लेस रिफाइंड है, ठीक है ना, केरोसिन और भी लेस रिफाइंड है। इसका मतलब सेपरेशन केरोसिन का पहले हो जाता होगा, बाद में डीजल और उसके बाद पेट्रोल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सेग्रीगेशन स्टेजेस अलग अलग हैं। तो बोलते हैं कि आप सेग्रीगेशन किस बेसिस पे करेंगे, तो बोलते हैं जिस स्टेज पर सेग्रीगेशन हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, एट दैट टाइम जो एनआरवी रियलाइजेबल वैल्यू होगा उसी बेसिस पर अपने को सेग्रीगेशन करना है। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, ये अपने समझ गए कि भाई उनका जो रियलाइजेबल वैल्यू होगा उस बेसिस पर उन्हें अलग कर दीजिए। अभी बाई प्रोडक्ट्स का हमें करना है, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका बाई प्रोडक्ट्स। लिखेंगे बाई प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स का कोई रेडीमेड मार्केट नहीं होता, इसलिए एनआरवी नहीं होता है। तो एक्चुअली क्या होगा, आपका जो बाई प्रोडक्ट्स का रियलाइजेबल वैल्यू होता है, स्क्रैप रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट में आपको पता करना होगा कि स्क्रैप को बेचेंगे तो हाउ मच इट विल फेच, एंड दैट वैल्यू शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट। जो कॉस्ट, क्योंकि इसका तो स्टैब्लिश मार्केट केवल मेन प्रोडक्ट का होगा, बाई प्रोडक्ट्स का कोई स्टैब्लिश मार्केट नहीं है, इसीलिए क्या करना होगा, बाई प्रोडक्ट्स का रियलाइजेबल वैल्यू को डिडक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स में आप क्या करते हो, वो लिख रहे हैं अपने रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट्स should be deducted from total cost. Realizable value of
अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट। अब बाई प्रोडक्ट्स का एग्जांपल यहाँ पर अपने लिख सकते हैं क्या क्या है। एग्जांपल बाई प्रोडक्ट्स का लिखना है, तो एग्जांपल में हो गया आपका कॉटन वेस्ट, ठीक है। और एग्जांपल में और क्या हो जाएगा बाई प्रोडक्ट्स का, कॉटन वेस्ट हो गया, सॉरी स्क्रैप ऑफ शीट, स्क्रैप ऑफ, शीट सर, जो शीट रहता है लोहे का शीट, हाँ हाँ, उसका जो स्क्रैप रहता है। स्क्रैप ऑफ आयरन सीट एंड मेनी मोर, बहुत सारा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री के ऊपर होगा कौन से इंडस्ट्रीज में आप कर रहे हैं। तो ये था ज्वाइंट प्रोडक्शन बाई प्रोडक्ट्स का ट्रीटमेंट, बहुत सिंपल है, कोई बहुत इसमें कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं कि जबरदस्ती इसको ज्यादा डिस्कस किया जाए। सम्स पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर चुके हैं, 17 हो गया है, 16 15 इज रिपीट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का। देख लीजिए ठीक से, क्वेश्चन नंबर 15 रिपीट है आपका 17 का। तो मैं चाहता हूं अभी फटाफट से आप वर्बली करेंगे, आंसर मुझे दे देंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, और कि पहला का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये और तीसरे का आंसर ये, और अपने लिखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, बुक्स में ही मार्क कर लेंगे आप। तो चलिए फटाफट से आप क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हो खुद से, मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप कर रहे हो। आंसर हो जाए तो बोलना मुझे कि क्या आंसर आया। देखिए पहला वाला था 54,000। पहला वाला आ गया, अरे वाह। फर्स्ट वन इज 54,000 बोल रहा है बच्चा। सर सेकंड वाले का सेकंड वाले का 1,20,000 20,000। 190, 1,20,000। और लास्ट 4,50,000। सभी का आ रहा है क्या कि मुझे डिस्कस करना होगा, मैं नहीं जानता हूँ आंसर। हाँ सर Yes, sir. हाँ सर आ रहा है। Yes, sir. ओके वेरी नाइस, बहुत फास्ट। इसका मतलब है मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए अब। बाद में मतलब मुझे जब कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं तो बाद में बच्चे लोग मेरे को बोलते हैं सर ये इस क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं कराया, रिपीट नेचर का जब रहता है तो अच्छा ये आंसर आ गया यहाँ पर तो मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर नहीं आए तो डाउट पूछो तो मैं उस केस में बता दूंगा। कोई है आप लोगों में से जिसको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं डिस्कस करूंगा या अदरवाइज आगे बढ़ूंगा। एनीवन? शर्माना नहीं है कि भाई बाकी सबका हो गया तो मेरा नहीं हुआ, अरे ऐसा सोचने से थोड़ी होगा, मेरा नहीं हुआ तो मैं तो पूछूंगा अपना। एज्यूमिंग सबका हो गया, फिर चलिए 14 हो चुका था, 13 अपने किए थे क्या? नहीं सर। नहीं किए थे। थर्टीन पे बाद में आते हैं। 11 कर चुके हैं, 10 करिए, आंसर लेके आइए 10 का फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10। सर 23,000
Sorry, 23,437. यस सर। यही आ रहा है। सर 0.5 आ रहा है तो उसको हम राउंड ऑफ 0.5 चलेगा, +1 वो कर- राउंडिंग ऑफ तो अलाउड है ना। नहीं तो Nearest- ऊपर की तरफ +1 करें। 23,437.5 आ रहा है क्या? हाँ हाँ तो इट्स 38 सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 438 कर लो। टाइम लग रहा है इसमें। हो गया। चलिए फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने ऐसा समझ किया, अभी दोबारा आया तो मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो चलो फटाफट से देखेंगे क्या है ये। सो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कैपिटल्स केबल लिमिटेड हैज नॉर्मल वेस्टेज 4%। तो नॉर्मल वेस्टेज अपने को परमिटेड है, 4% नॉर्मल वेस्टेज होगा इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ड्यूरिंग द ईयर 13-14 द कंपनी यूज 12,000 मेट्रिक टन ऑफ रॉ मटेरियल्स कॉस्टिंग 150 पर मेट्रिक टन। तो 12,000 का 4% यदि अपने कैलकुलेट करते हैं तो 480 आता है। तो इसका मतलब है अपने को नॉर्मली 11,520 मेट्रिक टन मिलना चाहिए। ठीक है ना। कैसे ये आया? तो 12,000 माइनस 520 यदि हमने कर दिया तो 11,520 सॉरी 480 मैंने कर दिया माइनस, तो 11,520 मेट्रिक टन हमारा नॉर्मल लॉस के बाद मिलना चाहिए। दैट वाज एक्सपेक्टेड। और मेरा कॉस्ट क्या है? तो 12,000 मेट्रिक टन एट द रेट ऑफ 150 हम लोग यदि करेंगे, सो 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 150 इज इक्वल टू 1,80,000 आ रहा है ना। ये टोटल कॉस्ट कितना? 180, 18 lakh. 18 लाख सर। 18 लाख हो जा रहा है क्या? 12,000, हाँ Yes, sir. ठीक है, 18 लाख सॉरी। तो 18 लाख हमारा टोटल कॉस्ट है 18 लैक्स। तो टोटल कॉस्ट 18 लैक्स हमने जो दिया है वो 18 लैक्स किसके लिए दिया? 11,520 मेट्रिक टन के लिए। सो इसलिए इफेक्टिव कॉस्ट हमारा निकल आएगा पर यूनिट कितना होगा? तो 18 लाख डिवाइडेड बाय आप करेंगे 11,520, 11,520 से डिवाइड कर दोगे तो 156.25. 156.25। तो ये 156.25 पर यूनिट हमारा हो गया। और 156.25 और हमारा टोटल यूनिट्स कितना है जो स्टॉक में रह गया? अब आगे पढ़ते हैं, नहीं आगे। एट द एंड ऑफ द ईयर 630 MT वाज वेस्टेज वाज इन स्टॉक। सो 630 मेट्रिक टन हमारा वेस्ट दिख रहा है, जबकि 480 होना चाहिए था। तो 630 माइनस 480 करते हैं तो 150 मेट्रिक टन हमारा क्या एक्सेस है। तो इसका मतलब 150 हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया। The accountant wants to know how this wastage is to be treated in the books। तो आपका इस वेस्टेज का क्या ट्रीटमेंट होगा? तो सीधा हो जाएगा 150 जो हमारा मेट्रिक टन एक्स्ट्रा वेस्ट हो गया मल्टीप्लाइड बाय आपका 156.25, ये हमारा जो आया यही आया होगा ना, 23,438 अप्रॉक्सीमेटली। तो 23,438 इज द आंसर। और ये एबनॉर्मल लॉस है एंड दिस इज टू बी रिटन ऑफ थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा, मैंने बोला भी है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। 23,438। बच्चा लोग क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले कौन Yes, sir. सबसे पहले इसका आंसर किसने दिया था? मैं देख नहीं पाता स्क्रीन पर, इसलिए पूछ रहा हूँ। Harsha. हर्षा बहुत अच्छा, मतलब बहुत क्विक दे रही हो, दैट इज गुड। सो ये जो है ना फास्ट, मैं बाकी लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि ये कंपटीशन तुम सभी में जब क्लास कर रहे हो ना, तो डोंट गिव द लेथर्जिक अप्रोच। जब लाइव क्लास हो रहा है आपके सामने, आप मेरे सामने हो, तो दैट मीन्स कि ये चीज होना चाहिए कि कौन कितना फटाफट कैलकुलेट करके बता दे। ये चीज डेवलप करो, इससे आपका स्पीड बढ़ेगा और स्पीड विल कम ओनली विद द मतलब की प्रैक्टिस और कंसेप्ट यदि ज्यादा क्लियर रहे तो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। आपके पास बुक है, क्वेश्चन नंबर 9 करिए। मैं भी पढ़ देता हूं क्योंकि मेरे को भी आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन क्या बोलेगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी रॉ मटेरियल्स का भी वैल्यू निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना। क्लोजिंग स्टॉक आपको बता दिया है 500 यूनिट्स है। कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी 200 है। एक्साइज ड्यूटी सेनविट क्रेडिट इज रिसीवेबल ऑन द एक्साइज ड्यूटी पेड, तो आपका 10 रुपये जो है ना, आपको 10 रुपये का क्रेडिट मिलने वाला है। सेनविट क्रेडिट इज रिसीवेबल ऑन द एक्साइज ड्यूटी पेड, इसका मतलब है ये आपका रिम्बर्स हो जाएगा। सेनविट क्रेडिट वर्ड आपको सुनने नहीं मिलेगा, पहले हुआ करता था, अभी जीएसटी सुनते हो आप, जीएसटी जीएसटी जीएसटी। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन है जहां पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो एक्साइज ड्यूटी बेसिकली यहाँ पर ये रिवर्सल का बात कर रहा है कि रिवर्स हो जाएगा। फ्रेट इनवर्ड 20 रुपीज़ गुड्स को लाने में खर्चा लगा और अनलोडिंग चार्जेस 10 लगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बता रहा है कि 150 है रॉ मटेरियल्स का रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिनिश गुड्स Y है और उसका क्लोजिंग बैलेंस 1200, मतलब अलग अलग बता रहा है क्या ये क्या था? रॉ मटेरियल्स X है, ओके। इस रॉ मटेरियल्स को यूज करके हमारा मटेरियल Y बनता है, उसके बारे में बता रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस 1200 यूनिट्स है और मटेरियल कंज्यूम 220, डायरेक्ट लेबर 60, डायरेक्ट ओवरहेड 40। Total fixed overhead for the year was rupees 2 lakhs on normal capacity of 20,000 units. Calculate the value of closing stock when net realizable value of finished goods Y is 400, net realizable value of finished goods Y is 300। तो आपको अलग अलग सिचुएशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपसे पूछ रहा है कि NRV of finished goods is 400, NRV of finished goods Y is 300। तो ये आप सॉल्व कर रहे हैं, मुझे स्क्रीन पे दिखाने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपके पास बुक है, तो आप बुक ओपन करके रखे हैं। सॉल्व करिए, आंसर दीजिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। सर आगे फर्स्ट आंसर पार्ट के, हाँ सर फर्स्ट पार्ट के रॉ मटेरियल का 75,000 है एंड फिनिश गुड्स का 3,96,000। पहले से कर रखी है क्या अभी कर रही है तुम? सर अभी कर रहे हैं। वाह, ठीक है। अभी मेरे को पता नहीं आंसर राइट है रॉन्ग है, तो बाकी लोग करें खुद से। सही है क्या? अलग आंसर आ रहा है? नहीं सर सेम ही आ रहा है। सेम ही आ रहा है सर। वाह, ठीक है। तो डिस्कस कर चुके हैं, अब सॉल्व कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट का फिनिश गुड्स का सर 3,60,000 आ रहा है। 360 आ रहा है, हाँ सर 3,60,000। ठीक है, चेक और करते सर हैं। फर्स्ट पार्ट सेम है 75। तो दो, हाँ ठीक है, बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? सर फर्स्ट पार्ट का सेम आया था 75,000, मतलब सेकंड में भी रॉ मटेरियल का। मैंने दो सिचुएशन है, अलग अलग आंसर है, राइट? यस सर। ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए, मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो दो सिचुएशन लेके हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। व्हेन द एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स इज 400, तो हेडिंग डालेंगे व्हेन, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूं अपने, क्वेश्चन नंबर 9, और हेडिंग डालेंगे व्हेन
NRV of finished goods Y इज रुपीज कितना दिया हुआ है 400। अब हमें रॉ मटेरियल्स का वैल्यूएशन करना है, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल्स का वैल्यू क्या आएगा, तो रॉ मटेरियल्स का यूनिट्स दिया हुआ है, रॉ मटेरियल्स x है और उसका टोटल यूनिट्स 500 है। तो रॉ मटेरियल्स का 500 यूनिट्स है, मल्टीप्लाइड बाई किससे करना है, ये डिसीजन लेना है अपने को। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि फिनिश गुड्स का NRV 400 है और फिनिश गुड्स Y का कॉस्ट क्या है हमारा, वो देखना पड़ेगा। तो फिनिश गुड्स का कॉस्ट है 220, ठीक है ना, और आपका 60 रुपीज़ का डायरेक्ट लेबर और 40 रुपीज़ का ओवरहेड, यानी कि 220 प्लस 60 प्लस 40, तो टोटल कॉस्ट हो गया 320 एंड रियलाइजेबल वैल्यू 400 है। तो उस केस में हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यूएशन नहीं करना है, रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, क्योंकि जो फिनिश गुड्स का रियलाइजेबल वैल्यू है वो हायर है। तो यहाँ पर आपका इसका कॉस्ट पे वैल्यूएशन होगा। इसका कॉस्ट कितना है वो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका कॉस्ट है 200 माइनस 10, ठीक है ना, और प्लस 20 और प्लस 10 अनलोडिंग चार्जेस, जो मटेरियल का अनलोडिंग चार्जेस है वो भी उसके साथ ही जुड़ेगा। तो टोटल आपका क्या है, टोटल कितना हो गया 200 माइनस 10 190 प्लस 20 210 प्लस 10 220। तो आपका रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट हो जाएगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 200, अच्छा मैं लिख देता हूँ, बाद में अलग से नोट्स में कवर करेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाई 220, तो रॉ मटेरियल्स का वैल्यू कितना आया बताओ, 1,10,000। तो वन आप लोग कितना है 75,000 कैसे लाए थे? So cost of Sir, level is lower. सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे लेने रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे क्यों लिए? की लोअर है। तो लोअर कहाँ है, लोअर तो है नहीं। आप देखो ना, आप फिनिश गुड्स का कॉस्टिंग यहाँ पर करके देख लो, ठीक है, 220 प्लस 60 प्लस 40 टोटल 320 और रियलाइजेबल वैल्यू 400 है। तो लोअर तो है नहीं ना, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे तो वैल्यूएशन होगा नहीं। दिस इज टू बी वैल्यूड एट व्हाट, इट्स कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाला बात लागू कब होता है, जब अल्टीमेटली आपका फिनिश गुड्स का रियलाइजेबल वैल्यू लोअर होता है, राइट। बच्चा लोग क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? तो कंफ्यूजन होने से Yes, पूछना sir. है। तो यहाँ पे अब ये चीज कैलकुलेट करके दिखाएंगे हम, यहाँ पर ये बात सारा क्लियर करेंगे, क्योंकि ये आंसर आने से क्लियर नहीं है, हमें पूरा बात लिखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, यहाँ पर अब हम लोग यहीं पर दिखा रहे हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये भी दिखा रहे हैं स्टार करके, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो लिखोगे उसके नीचे पूरा लिख कर दिखाना है, कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी, कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी is equals to rupees 200 less Senvat credit 10, तो ये आया 190। ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड, जो कि है आपका 20 और अनलोडिंग जो कि है आपका 10। इसे ऐड किए तो 220 का एक्सप्लेनेशन आ गया, जो ऊपर में हम लोगों ने यूज़ किया कि 220 कहाँ से आया। तो 220 कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स 220। अब ये बात आपने कॉस्ट पे ही क्यों किया, वाई यू हैड इग्नोर्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो ये बात आपको आगे लिखना पड़ेगा।
उसको भी लिखना पड़ेगा। सिंस realizable value of finished goods Y। हालांकि क्वेश्चन में एक चीज का एम्बिग्यूटी है जो कि क्लियर करना चाहिए था। बोलो क्या चीज का? कि ये जो फिनिश गुड्स Y बनता है उसके अंदर में रॉ मटेरियल्स X ही यूज होता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है ना? नहीं लिखा है, बट अपने एज्यूम करके ही सॉल्व कर रहे हैं ऑन द एजम्पशन दैट कि जो आपका यहाँ पर फिनिश गुड्स Y है उसके अंदर में रॉ मटेरियल्स X यूज हुआ है। तो सिंस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स Y in which raw materials X incorporated or used incorporated is more than cost of finished goods, hence raw materials should be valued at cost instead of ignoring replacement cost। ऐसे लिखो, at cost ignoring रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो रीजन भी दे दिए अपने कि अपने जो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसको इग्नोर किए। ये हमारा रॉ मटेरियल्स का वैल्यूएशन हुआ, पहला ही केस चल रहा है ये वाला। अभी इसी के अंदर में हम लोग अब फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश गुड्स लिखकर इसके नीचे अंडरलाइन कर दो। अभी हम लोग वैल्यूएशन करेंगे फिनिश गुड्स का। तो फिनिश गुड्स का आप कॉस्ट लिखोगे सबसे पहले, कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कितना है वो निकालना है आपको। तो यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। मटेरियल्स कंज्यूम देखो कितना है, तो मटेरियल कंज्यूम्ड है 220। तो यू विल राइट हियर 220। डायरेक्ट लेबर लिखेंगे 60 और डायरेक्ट ओवरहेड 40। टोटल कर देंगे तो 220 प्लस 60 प्लस 40। सर फिक्स्ड ओवरहेड भी है। सॉरी सर फिक्स्ड ओवरहेड जो नीचे लाइन दिया है उसमें 20,000 फिक्स्ड ओवरहेड टोटल 2 फिक्स्ड लाख ओवरहेड फॉर द नॉर्मल ईयर। कैपेसिटी। अच्छा ये भी है ना, टोटल वो डायरेक्ट ओवरहेड था, और एक जो आपका इनडायरेक्ट है जिसे हम लोग ऑन नॉर्मल कैपेसिटी बेसिस पर लेते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड भी लेना है। तो थैंक यू। फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना लेना है वो भी देख लो आपको। तो फिक्स्ड ओवरहेड है आपका कितना है, तो फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है 2 lakhs और नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 20,000 यूनिट्स। तो यहाँ पर आपको 2 लाख खर्चा लग रहा है, 20,000 है, तो आप क्या करेंगे, ₹2 lakhs डिवाइडेड बाई करना है 20,000 यूनिट्स। तो 2 lakhs डिवाइडेड बाई 20,000 यूनिट्स कर दो। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 अपने करते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है, ₹10 पर यूनिट। ऐड कर दिए अपने, तो 220 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 10 आपका कितना हो गया, 330। तो पर यूनिट हमारा 330 आ गया फिनिश गुड्स का कॉस्ट। और फिनिश गुड्स का हमारा रियलाइजेबल वैल्यू है 400। हमने ये 400 वाला केस कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका रियलाइजेबल वैल्यू 400 है।
यहीं पे लिख देंगे रियलाइजेबल वैल्यू $400, भाई बड़ा वाला फोन दे दे, therefore बड़ा वाला फोन पापा का। अरे माइक ऑफ कर दे भाई इन्वेंट्रीज should be valued at lower of above 2 that is rupees 330. Therefore value of finished गुड्स इज इक्वल टू कितना यूनिट्स है, तो यूनिट्स है 1200 यूनिट्स, तो 1200 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹330, बोलो कितना आया? 3,96,000। 3,96,000। तो ये हो गया 3,96,000 अपना वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो पहले ही मिल गया था, बहुत जल्दी मिला था, 3,96,000 करेक्ट है ये। नेक्स्ट अपने आएंगे अब केस 2, जहां पर अपने क्या है NRV ऑफ गुड्स Y इज 400, तो लिखेंगे अभी इस बार चेंज होके सिचुएशन कितना हो गया, फिनिश गुड्स का NRV केस 2 हमें 300 रुपया बता रहा है, तो लिखेंगे व्हेन net realizable value of finished goods Y is rupees कितना 300। तो अभी अपने एक्सप्लेनेशन पहले एक बार कर दिए, तो दोबारा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, तो अब डायरेक्टली आप रॉ मटेरियल्स का वैल्यूएशन कर दीजिए। तो रॉ मटेरियल्स का वैल्यू क्या होगा, रॉ मटेरियल्स, इस बार रॉ मटेरियल्स का वैल्यूएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे करना होगा, बिकॉज जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश स्टॉक है विच इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल्स शुड बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, because NRV of finished goods is less than cost of finished goods, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो टोटल रॉ मटेरियल्स का स्टॉक अपने को पता है, टोटल यूनिट्स है 500 और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 150, तो 500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रुपीस कितना, तो 150, इट्स 75,000। एंड वैल्यू ऑफ फिनिश स्टॉक क्या होगा, तो टोटल फिनिश गुड्स का स्टॉक आपको पता ही है कि फिनिश गुड्स का 1200 यूनिट्स है, तो 1200 यूनिट्स, और इस बार लोअर क्या है आपका, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज लोअर, सो 300 इज द लोअर देन इट्स कॉस्ट, सो इट इज टू बी वैल्यूड एट 300, सो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 300 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 3,60,000। ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। आप समझ गए, अब चैप्टर पे ऑलरेडी आपका कमांड हो चुका है, सम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं केवल, अदरवाइज आपका कमांड हो गया, आप खुद आंसर कर पा रहे हो। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है, आगे बढ़ेंगे। एट नंबर लगभग इसी के तरह का सम है, बट ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। आंसर निकालना है केवल आपको, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 आंसर निकालना है। सॉल्व भी मैं नहीं कराऊंगा, आपका आंसर आ जाएगा, मैं उसको ओके कर दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपने। चलिए फटाफट से 8 आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। आंसर लेके आइए, कौन पहले ला रहा है? आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो आंसर नहीं आया अभी तक। सर नंबर 1 का 8 लाख। नंबर 1 का 8 lakhs, ठीक है। सर 2 और 3 का तो एक ही आंसर होगा ना? हाँ, ये सम्स एक्चुअली क्या है ना, 2 सम्स हो गया देखा जाए तो। नंबर 2 और 3 डेटा कंबाइंड है, तो कंबाइंड डेटा से काम करना पड़ेगा। सेकंड वाले का होगा 2,94,737 294 737। यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। ठीक है, तो डिस्कस कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी वेट कर लिया इसके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ रहा हूँ। पहला 2 पार्ट है, यानी सम्स इंटर रिलेटेड नहीं है, ये सेपरेट सम है और ये आपका एक सेपरेट सम है। तो 2 सम्स है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि दोनों को एक समझने का गलती करना। तीसरा नंबर पॉइंट है, उसको एडिट करके काट दीजिए। तीसरा नंबर पॉइंट कुछ नहीं है, नंबर 2 का ही डेटा है वो। रॉ मटेरियल्स वॉज परचेज एट 100, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल्स इज 100 रुपीज़। प्राइस ऑफ
रॉ मटेरियल्स इज ऑन द डिक्लाइन, ये बता रहा है कि दाम नीचे की तरफ जा रहा है। एंड द फिनिश गुड्स इन विच रॉ मटेरियल्स इज इनकॉर्पोरेटेड, जिस फिनिश गुड्स के साथ रॉ मटेरियल्स को मिक्स किया जाएगा, बोल रहा है टू बी सोल्ड एट बिलो कॉस्ट, यानी कि नीचे है। मतलब कि ये इंफॉर्मेशन दे दिया कि फिनिश गुड्स का जो कॉस्ट है दैट इज मोर देन इट्स रियलाइजेबल वैल्यू। तो हेंस आपको तो अच्छी तरीके से पता है जब ये प्रिंसिपल है तो उस केस में आपको रॉ मटेरियल्स का वैल्यूएशन करना पड़ेगा एट कॉस्ट। 10,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल्स इज ऑन स्टॉक, आपके गोडाउन में ये 10,000 kg पड़ा हुआ है, ठीक है ना, एट द ईयर एंड। तो हमें वैल्यूएशन इस 10,000 kg का ही करना है। एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ₹80 पर kg, सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 80 दैट इज इक्वल्स टू 8 लाख रुपीज़। तो एकदम सिंपल था, कोई कहानी नहीं है, आपको 10,000 में मल्टीप्लाई करना था। तो ये करेक्ट है आंसर। दूसरा नंबर चेक करेंगे, यहाँ पर इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5%। तो यहाँ पे बता रहा है कि आप जो प्रोडक्शन करेंगे 5% उसमें आपका वेस्ट हो जाएगा। तो 5000 MT आपने डाला, तो 5000 मेट्रिक टन यदि आपने इनपुट किया है, ठीक है ना, तो उसमें 5% वेस्ट हो जाएगा। तो आपको आउटपुट कितने का मिलेगा? 4750 मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेड। प्रोसेस इज ऑन द स्टॉक एट द ईयर एंड। पर kg ऑफ फिनिश गुड्स कंसिस्ट ऑफ मटेरियल 100 रुपए का, डायरेक्ट लेबर 20 रुपए का, एंड डायरेक्ट वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 10 रुपए का। तो ये सब हमने ऐड किया, 100 + 20 + 10 तो 130 तो यहीं पे दिख रहा है। एंड फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 1 लाख kg इज 10 लाख। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख करेंगे तो 10 रुपीज़ हमारा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी आ गया। तो यानी कि टोटल हमारा ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी यदि हमने यहाँ पर ले लिया वो है हमारा 10। सो टोटल हमारा ये कितना हो जाएगा? 140 इज माई टोटल कॉस्ट। तो फिनिश गुड्स का कॉस्ट है 140 और यहाँ पर आपका टोटल गुड्स जो बचा हुआ है कितना है? 2000 kgs ऑफ फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक एट द ईयर एंड। सो 2000 kg आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 5000 मेट्रिक टन में मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? तो मटेरियल कॉस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। मटेरियल कॉस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट, ये सभी को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट पहले आपने निकाला होगा 5000 मल्टीप्लाइड बाई कितने से किया आपने? 140। Yes, sir. Yes, sir. 70 लाख क्या? 7 lakh. सर वो मेट्रिक टन में और यहाँ पे पर केजी में दिया हुआ है। वही तो, into 1000 करने का बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा फिर तो। हाँ, क्योंकि एक्चुअली ये तो एमटी है ना, मेट्रिक टन है ये, और यहाँ पर जो आपका रेट आ रहा है वो पर केजी है, तो इसको भी तो मेट्रिक टन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 140 × 1000 पहले करो। 140 मेट्रिक टन में कितना हो जाता है? एक 1000 किलो को बोलते हैं ना एक मेट्रिक टन। Yes, sir. तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पर मेट्रिक टन का दाम मिलेगा, तो बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, इसको भी इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये भी हमें केजीज में मिला हुआ है, यहाँ पे भी किलो में दे रहा है और यहाँ पे भी हम लोग उसको किलो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा काम आसान हो जाएगा, मतलब अननेसेसरी ज़्यादा अब कन्वर्ट करने से बहुत बड़ा फिगर होगा, इसलिए मैंने इसको सिंपल ही रखने दिया। तो 5000 × 140 ये कितना? 7 लाख हो गया। तो 7 लाख डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? 4750 कितना आया पर केजी? अब 147.368. 147.368। तो 147.368 मल्टीप्लाइड बाई 2000 केजीज में मल्टीप्लाई कर दो, यही रिजल्ट आ रहा है क्या? हाँ सर। चलिए, तो ये सॉल्व हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। और ऐसा हम लोग कई सम्स कर लिए, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आया, हम लोग ऑलरेडी इन सब पे कमांड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा वाला सम्स है, आप ये फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि मैं तो छोड़ दूंगा, चैप्टर फिनिश आपका नहीं होगा, फायदा क्या हुआ, तो इसलिए अपने क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं अभी। वो छोटा सा सम्स है, फटाफट से मेरे साथ ही पढ़िए। XYZ लिमिटेड हेल्ड 5000 यूनिट्स
एज एन इन्वेंट्री ऑन 31st March X1 यानी 01, एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वाज 6 पर यूनिट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑन 31st March 01 वाज 5 पर यूनिट, तो इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू बता ही दिया 5 रुपये पर यूनिट है। हाउएवर कंपनी हैड फर्म कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 3500 यूनिट्स at a price of 6.4. Calculate value of inventory, assume that there will be no expenses related to sale. ऐसा सम कराए थे ना, याद है आपको? हाँ सर किए थे। ये 5000 यूनिट्स है, इसमें दो कैटेगरी है, एक है 3500 जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो बैलेंस बचा 1500, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो उसका रियलाइज, हाउएवर कंपनी हैड फर्म कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 3500 यूनिट्स एट ए प्राइस ऑफ 6.4। ठीक है, तो इसका रियलाइजेबल वैल्यू 6.4 फिक्स्ड है, हमारा एवरेज कॉस्ट 6 आ रहा है, तो हम वैल्यूएशन विच एवर इज लोअर पे करेंगे, 6 and 6.4 विच एवर इज लोअर, सो दिस इज टू बी वैल्यूड एट 6। उसके बाद बोल रहा है आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑन 31st March X1 वाज ₹5 पर यूनिट, तो 5 रुपये NRV है, तो इसके लिए तो मेरा ओपन मार्केट में हमें बेचना पड़ेगा और मार्केट रेट अभी कम हो गया तो कॉस्ट के नीचे चला गया, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे, तो ये हो गया 1500 इंटू 5 यानी कि 7500, और ये 3500 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 18 और कितना 21,000 टोटल 28,500 टोटल। ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को, तो 28,500 ये सम्स भी हम लोग कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हम लोग ये सब वही है, देखो 5 नंबर रिपीट है, 5% इनपुट लॉस हो रहा है, तो रिपीट आ रहा है अब। अच्छा, जो भी आपको ऐसा लगेगा कि सम्स रिपीट हो रहे हैं उसका आंसर चाहिए होगा, मैं आंसर भेज दूंगा। अभी हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, एक सम्स था जो हम लोग छोड़ के आए थे, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, इन ऑर्डर टू वैल्यू द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू वैल्यू इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स Sona Limited has adopted the standard cost of raw materials. कॉस्टिंग में आप लोग का है क्या, ये सिलेबस में मेरे हिसाब से नहीं है, इंटरमीडिएट का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या? है सर। यस सर। अच्छा चलिए, फाइनल का टॉपिक था, थोड़ा इंटर में भी ले आया। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या होता है कि देयर इज अ बेंचमार्क एंड उस बेंचमार्क के हिसाब से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है कि भाई यदि इंडस्ट्री में इसका कॉस्ट आता है पर यूनिट से 50 रुपीज़, तो अपना भी हम 50 के हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे, भले हमारा 60 लग रहा होगा तो 10 रुपये को एबनॉर्मल लॉस बुक करेंगे। दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यही इसका मतलब है कि हम बेंचमार्क को ही मान के चलेंगे, और यदि बेंचमार्क से जो भी डिविएशन हुआ है वो डिविएशन बिकॉज ऑफ मेरा इनएफिशिएंसी के कारण हुआ है, दैट इज एबनॉर्मल लॉस, और हम उसे पीएनएल में बुक करेंगे। समझो ये क्या बोलने का मतलब है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ही हो गया कि वी आर टेकिंग द मार्केट का बेंचमार्क, जो स्टैंडर्ड एवरेज ले लिया, और उसके अकॉर्डिंगली यदि 50 आ रहा है बट हमारा अपना इंडिविजुअल रियल डेटा 60 है, सो वहाँ पे जो 10 का डिफरेंस है दैट 10 शुड बी, अपने उसे 10 को क्या करेंगे, राइट ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। एडॉप्टेड द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो कर रहा है। इनकम टैक्स ऑफिसर वांट्स टू नो द मेथड एज पर AS2 फॉर द वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। बोल रहा है कि इनकम टैक्स ऑफिसर जानना चाहता है कि आपका मेथड क्या है AS2 के वैल्यू, AS2 के अकॉर्डिंगली, है ना। इनकम टैक्स ऑफिसर वांट्स टू नो द मेथड एज पर AS2 फॉर द वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो आपको कॉस्ट फार्मूला मैंने लिखाया था, एंड कॉस्ट फार्मूला इज नथिंग बट वो आपका बेसिकली क्या है कि मेथड्स जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। तो कॉस्ट फार्मूला में है फीफो है, आपका वेटेड एवरेज है, और आपका एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी है।
मैंने वहां पे आपको नहीं बोला है, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी एक मेथड है जो फॉलो होता है इंडस्ट्रीज में, ये भी चलता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहां पर अपने इंडस्ट्री का एवरेज लेकर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। उसी जो इंडस्ट्री एवरेज होगा वही अपना हम लोग कॉस्ट भी मानते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पर लिखना क्वेश्चन 13 का आंसर, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर 30 या लिख ही दूं क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर? तो एज पर AS2 inventories valuation, as per AS2 inventories valuation, inventory should be valued at cost or net realizable value, whichever is lower. Whichever is lower. The following cost formula used for determination of cost of inventory. Number 1, first in first out. First in first out. Number 2, weighted average. Cost method. Number 3, standard cost method. Number 4, adjusted selling price method. ठीक है, सो ये सब मेथड है जो कि AS2 में स्पेसिफाइड है। ये हमने बता दिया कि क्या आपको मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था। हाँ सर, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा 50 है और हमारे यहाँ 40 में आया तो हम किस कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे? यदि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो हम तो वैल्यूएशन फिर 50 में ही करेंगे ना, क्योंकि हम लोग तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यूएशन करते हैं। तो वहां पर आपका गेन हो तो गया फिर 10 आपका गेन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि आपका स्टाफ जो है बहुत एफिशिएंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। लेकिन एक चीज़ मेरे को दिमाग में ये बात आ रहा है कि यदि अपने 50 रियल में मेरा कैश आउटफ्लो 40 हो रहा है और उस केस में मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 50 आ रहा है और अपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 50 पे दिखाएंगे तो बैलेंस शीट में मेरा जितना रियल में कैश आउटफ्लो हुआ उससे ज़्यादा हमारा आ गया। तो उस हिसाब से तो प्रिंसिपली नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे कंजर्वेटिज्म जो है वो डिफाई हो जाएगा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट जो बोलता है कि आप ये फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पे करेंगे। आप स्टडी मैट खोलना, वहाँ पे आपको मिलेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में मेंशन किया हुआ है, जस्ट कि या कॉस्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आपने पूछा है, मैं ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, अभी अच्छा लगा इन द सेंस कि मेरे को खुद सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि यदि हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पे दिखा देते हैं तो उस केस में हमारा बैलेंस शीट में इन्वेंट्री 50 पे शो होगा जबकि हमारा 40 नहीं लगा है। लेकिन
वो गलत नहीं है 50, इट इज शोइंग द फेयर वैल्यू, और 10 का हम गेन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो राइट नाउ मैं यही आंसर कर रहा हूँ कि मैं 50 स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड जब फॉलो करेंगे तो अपने 50 दिखाएंगे, लेकिन 10 का गेन भी अपने शो कर लेंगे, 10 का गेन्स दिखा देंगे, ठीक है ना। तो अभी तो यही आंसर है फिलहाल, लेकिन इसमें मेरे मन में एक क्वेश्चन चल रहा है कि जो प्रॉफिट मेरा रियलाइज हुआ ही नहीं है तो हम उसे कैसे दिखा सकते हैं, ये मेरे मन में क्वेश्चन चल रहा है। तो मैं इस पर थोड़ा सा सोच लूँ फिर आंसर करूंगा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग कर रहे हैं ताकि इधर लाइन से मेरा सब कंप्लीट हो जाए। आपका जो ये सीक्वेंस है 17, 16 ये हो गया, 15, 14, 13, 12 बचा हुआ है और इधर लाइन से और हो गया है 11, 10। तो आपका ये वाला कंप्लीट कर लीजिए 12 नंबर। इनिशियल कुछ सम छोड़ना है, अपने को करना नहीं है बिकॉज उसमें कुछ भी नहीं है, वो रिपीट नेचर का है तो वो अपने नहीं करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 12 अभी कर रहे हैं आगे। फटाफट से 12 कर लीजिए। Sir, 30 lakhs. Sir, 30 lakhs. Yes, sir. 30 lakhs. 30 lakhs. 30 लाख सभी का आ रहा है? Yes, But- sir. ठीक है, Yes, sir. एक बार पढ़ लेता हूं मैं भी। यूएसए लिमिटेड कंपनी का नाम है। परचेज रॉ मटेरियल्स एट द रेट ऑफ 400 per kg. Company doesn't sell raw materials but uses it in production of finished goods. The finished goods in which raw materials is used are expected to be sold at below cost. At the end of the accounting year, company is having 10,000 kg of raw materials in stock. As the company never sells the raw materials, it doesn't know the selling price of raw materials and hence cannot calculate the realizable value of raw materials for valuation of inventories at the end of year. However, replacement cost of raw materials is 300 per kg. How will you value the inventory of raw materials? तो 300 रुपये तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमें बता ही दिया है और 10,000 kg है और उसने रॉ मटेरियल्स खरीदा हुआ है 400 रुपये के रेट से। तो आपको पूरा बात लिख देना पड़ेगा कि वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या है और आप 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 30 करोगे तो आपका 30 लाख आंसर सही है। देखो अब इस एएस में पढ़ाने को कुछ बचा नहीं, सम्स भी अब हम लोग रिपीट नेचर का मिलता जा रहा है तो कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाएगा, हो गया। तो अब जैसे क्या होता है कुछ नयापन मिलता रहे तो हमें अच्छा लगता है और वो चीज़ अपने करते हैं। बट यहाँ पर अब अच्छा लगने वाला कुछ नहीं, मेरे को भी कोई मज़ा नहीं आ रहा है कि एक ही तरह का रिपीट नेचर का सम्स मैं कराता रहूँ। तो दैट्स वाई आपको अब क्या करना होगा कि या तो हम लोग नया एएस चालू करें अभी या तो हम लोग फ्रेश क्लास में नया एएस चालू करें। आप लोग को डिसीजन लेना है क्या करें। सर फ्रेश क्लास में स्टार्ट कर देंगे। फ्रेश क्लास में स्टार्ट करें नया एएस, ठीक है। तो एएस अपने यहाँ पर कल जो स्टार्ट करेंगे उसका मैं पहले बता दूं कि एएस अपने जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एएस 11। वो अच्छा एएस है जिसके अंदर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और वो 2-3 क्लास चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लास तो पक्का लगने वाला है, 2-2.5 घंटे वाला। तो नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास ऑलमोस्ट लगभग मतलब ख़त्म होने के करीब में आ गया है, तो अपने नेक्स्ट क्लास में ही फ्रेश स्टार्ट करते हैं ताकि बीच में एक दूसरा एएस ना एंट्री ले। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, ठीक है ना, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट में जो डिफरेंस आता है उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट एएस। नेक्स्ट एएस में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यदि एएस से क्वेश्चन रहेगा तो श्योर शाउट एएस 11 रहना चाहिए, एएस 2 रहना चाहिए, बट एएस 2 में अब नया बात कुछ बताने को रह नहीं गया है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। मेरा रहेगा कि आप एएस 1 भी पढ़ ले, मतलब कि एएस 1 इसलिए जो है रिपीट करते रहिए। एएस कैसे पढ़ना चाहिए बार बार
तो थोड़ा सा 2 मिनट उसके बारे में मैं बोल देता हूँ कि एएस करने का एक ही तरीका है। एग्ज़ाम में इफ़ यू वांट 20 मार्क्स का आपका एएस रहेगा, और यदि आप चाहते हो कि 20 में 20 आए तो एएस आपको बार बार उसके जो लिखा हुआ क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बार बार देखते रहना है। यदि आपका बेसिक एक एएस के अंदर में कुछ बात ही है जो बार बार रिपीट होता है, तो यदि आप सम्स को बार बार कर लोगे, 2-3 बार ऐसा कर लिए, तो आपको लैंग्वेज तक याद हो जाएगा, आंसर पकड़ना आ गया, आप सॉल्यूशन में जो आपको बेसिकली राइटअप को संभालना आ गया, तो आपको 5 में 5 मिलेगा ही मिलेगा। राइटअप नहीं आता है, सॉल्यूशन आता है, तो वो सीधा ड्रॉप कहाँ करते हैं 50%। तो ज़रा सा मेहनत बढ़ाकर आप ये 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ये 20 मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको ज़रा सा अपना राइटअप संभालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो मिलेंगे अगले क्लास में जो है कल ही। अपना जैसे ही ये ख़त्म होगा मैं एडवांस अकाउंटिंग का भी चालू कर लूँगा। तो पहले ये चल रहा है और उसके बाद ये चलता रहेगा, ये रेगुलर बेसिस में क्लास में यहाँ पे चलाऊँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।